Friends, welcome back to my channel and this is chapter 4 एग्रीकल्चर क्लास 8th NCERT जियोग्राफी। और ये मेरा इस चैप्टर का पार्ट 3 है। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ बना के शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, एग्रीकल्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हमें स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये बताता है कि वो एफर्ट्स वो कोशिश करी जाती है इंक्रीज़ करने के लिए, फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी जो नीड है वो पूरी हो सके, उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। मतलब कि फार्म एरिया जो है बढ़ाया जाए, उसके अंदर क्रॉप्स ज़्यादा उगाए जाए और उसको मशीन्स से काम करा जाए। ये सब कुछ जो है हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफ़र करती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफ़र्ट्स, ये एफ़र्ट्स वो, ये कोशिश वो जो है करती है ताकि जो हमारी फार्म की प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और हमारी ग्रोइंग डिमांड और पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती हुई और हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, फार्म का एरिया, क्रॉप्स का उगाने का तरीका और मशीन्स को यूज़ करा जाए, इस सब को। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो वही जो मैंने आपको बताया वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि ये सब करा जा सकता है बहुत तरीक़ों से। जैसे कि कुछ तरीके हो गए, क्रॉप उगाने का एरिया, लैंड बढ़ाया जाए। ठीक है, जो क्रॉप्स उगते हैं और नंबर ऑफ़ क्रॉप्स भी जो है बढ़ाने के लिए एरिया बढ़ाया जाए और इम्प्रूव करी जाए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को। ठीक है, और यूज़ करा जाए उन फर्टिलाइज़र्स का जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हों। ठीक है, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करे जाए और अच्छे से अच्छे सीड्स यूज़ करे जाए। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एक्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब कि मशीन्स का यूज़ करा जाए अपने क्रॉप्स को, अपने वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, क्रॉप्स के लिए जो है उगाने के लिए नई मशीन्स का यूज़ करा जाए। ठीक है, उसको ही हम मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। दी अनलिमिटेड एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी। और बढ़ती और जो ना ख़त्म होने वाली बढ़ती हुई हमारी एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, उसको इज़ टू इंक्रीज़ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अल्टीमेट बढ़ती हुई हमारी एम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वो है हमारी फूड सिक्योरिटी को बढ़ाती है। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी होता है एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड nutrients food to meet their dietary needs and food प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो हम लोग हैं हमें अच्छे से अच्छा खाना मिल सके जो कि हमारे लिए सफिशिएंट हो, मतलब कि हमारा उससे पेट भर सके सही से और हमारे लिए एकदम सेफ़ हो, क्लीन, साफ़ हो, एकदम सुरक्षित हो और न्यूट्रिएंट्स से, विटामिन्स, प्रोटीन से सारा वो भरा हुआ हो, ताकि जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके और हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी का मतलब। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग जो है डेवलप हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है, डेवलप हो रही है बहुत सारे पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। डेवलपिंग कंट्रीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। और जो हमारी अभी जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो रही हैं वो
जिनके जिनके अंदर जो है लार्ज पॉपुलेशन है, ज़्यादा जनसंख्या वाले एरिया हैं, और जो कंट्री अभी डेवलप्ड हो रही हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिस करती है कौन सी, वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती हैं, वो इंटेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती हैं, जिसमें क्या है क्रॉप्स, जिसमें वो क्रॉप्स को फसलों को उगाते हैं छोटी सी लैंड के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है फार्मर्स जो हैं छोटे से लैंड पे अपना फूड उगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के लिए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि छोटे से लैंड पे फूड उगाना अपनी फैमिली के लिए, उसको, और जो थोड़ा सा बच जाए ना उसको ही मार्केट में सेल आउट करने के लिए, तो उसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी डेवलप्ड हो रही हैं, जिनके अंदर ज़्यादा जनसंख्या है, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करती हैं, जिसके अंदर क्रॉप्स को एक छोटी सी होल्डिंग, छोटे से लैंड पे उगाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मोस्टली सब्सिस्टेंस से। लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और लार्जर होल्डिंग मतलब कि लार्ज फार्म्स, लार्ज एरियाज़ जो है ज़्यादा सही हैं क्या करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग को करने के लिए, जो कि फार्मर्स जो हैं बड़े लैंड पे क्रॉप्स को उगाते हैं ताकि वो उसको सेल आउट कर सके मार्केट में, और फिर वो हम लोग यूज़ कर सकें कमर्शियली, ठीक है, उसे ही हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो बड़े एरिया में बड़ा एरिया ही ज़्यादा सही है कमर्शियल एग्रीकल्चर को करने के लिए, जैसे कि यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया करते हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो अब हमारे पास 2 केस स्टडी हैं, ठीक है, 2 केस स्टडी है हमारे पास फार्म्स के, जो कि एक तो इंडिया का है और एक यूएसए का है, ठीक है। एक कंट्री है जो डेवलप्ड हो चुकी है और एक कंट्री है जो अभी डेवलप्ड हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप फार्म इन इंडिया से अब हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज इन There is a small village in Adilabad in गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एक स्मॉल विलेज है गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। स्मॉल विलेज कौन सी है, एदिलाबाद। मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टर। और मुन्ना लाल जो है एक फार्मर है उस विलेज का, जिसके पास कितना हेक्टर्स का लैंड है, 1.5 हेक्टर्स, 1.5 हेक्टर्स का। हिज होम इज़ इन द मेन विलेज, और उसका होम कहाँ पर है, मेन विलेज में, ठीक है। दी परचेजेस हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी ऑल्टरनेट ईयर। और वो परचेज़ करता है हाई यील्डिंग अच्छी वैरायटी के सीड्स को मार्केट से हर साल, ऑल्टरनेटिवली हर साल। अल्टरनेटिवली मतलब हर साल, हर सेकेंड वो उसको जो है लेता है, फार्म से परचेज़ करता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस। तो जो लैंड है वो फर्टाइल है। तो फर्टाइल लैंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा लैंड जो अच्छे हेल्दी प्लांट्स को अपने ऊपर ग्रो होने दे और उन्हें अच्छे से पकड़ के रखे, उसे ही हम फर्टाइल लैंड कहते हैं, ठीक है। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस। तो जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी सही है क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक है। तो वो हर साल एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो मतलब उगाता था, जो कि नॉर्मली क्या होते थे, वीट, राइस और पल्सेस। या तो वो वीट, राइस और पल्सेस उगाता था, या तो वीट उगाता था और पल्सेस उगाता था, या तो वो राइस उगाता था और पल्सेस उगाता था, ठीक है। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices। और फार्मर वो जो है मुन्ना लाल, वो एक एडवाइस लेता था, पूछता था अपने फ्रेंड से, अपने बड़ों से, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो होते हैं ना उनसे वो पूछता था अपनी फार्मिंग
कैसे मतलब सही से करी जाए, लैंड के बारे में, सीड्स के बारे में, जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उन सब के बारे में, ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में बेसिकली. ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड, though some of his friends still use traditional method of using bullocks of for plugging. और वो ट्रैक्टर लेता है रेंट पे ताकि वो प्लग कर सके, अपने लैंड को खोद सके, उसमें सीड्स डाल सके. फिर तो एक ट्रैक्टर लेता है रेंट पे ताकि अपने लैंड को जो है खोद सके और अपनी फील्ड को खोद सके. और उसके अभी भी जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, बुलक्स प्लग करके. जो बुलक्स होती हैं ना, ये प्लग करती हैं लैंड को, ठीक है. तो उसके कुछ फ्रेंड्स अभी भी यही मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उसने एक ट्रैक्टर लिया है रेंट पे. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to इरीगेट हिज फील्ड. और वो एक ट्यूबवेल है उसके फील्ड के पास जो वो रेंट पे लेता है ताकि वो अपने फील्ड को इरीगेट कर सके. इरीगेट मतलब अपने फील्ड की सिंचाई कर सके, उसमें पानी डाल सके, ठीक है. तो इरीगेट का मतलब ये होता है उसको सिंचाई कर सके, उसमें पानी डाल सके. तो इसलिए वो एक ट्यूबवेल लेता है, अपनी फील्ड के नियर बाय रेंट पे लेता है, ठीक है. मुन्नालाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस. और मुन्नालाल के पास 2 बफेलो और कुछ हैंस होती हैं. ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन. और वो जो मिल्क उस बफेलो से मिलता है वो बेचता है अपने नियर बाय, जो एक कोऑपरेटिव स्टोर को बेचता है जो कि उसकी नियर बाय टाउन में है. He is a member of cooperative society which also advise him on the type of fooder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial इंसेमिनेशंस. तो वो जो कुछ मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो उसे सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि उसको किस टाइप का खाना अपने एनिमल्स को खिलाना चाहिए और उनको कैसे सेफ़ रखे, मतलब उनको बीमार वगैरह ना होने दे, प्रोटेक्ट रखे, उन्हें हेल्दी रखे, अपने एनिमल्स को, अपने लाइफ स्टॉक्स को, ठीक है. और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, ठीक है. ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़. और सारी जो उसकी फैमिली के मेम्बर है वो उन्हें हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़, मतलब कि फार्म के सारे जो भी काम हैं खेत वगैरह के उसमें. समटाइम ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स. और वो कुछ टाइम जो है क्रेडिट ले लेता है बैंक से, कभी कभार क्रेडिट लेता है उससे, बैंक से और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि वो बाय कर सके HYV सीड्स और इम्प्लीमेंट्स को. HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के लिए, ठीक है. तो वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को बाय करने के लिए क्रेडिट लेता है, मतलब कि वो कुछ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स और इम्प्लीमेंट्स ले लेता है और उनके पैसे बाद में दे देगा एक ट्रस्ट पे, ठीक है. तो वो क्रेडिट ले लेता है सीड्स और अपने इम्प्लीमेंट्स औजारों को ख़रीदने के लिए क्रेडिट लेता है. ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन. और जो भी उसकी फसलें वगैरह, क्रॉप्स वगैरह होते हैं, राइस वीट वगैरह, वो उसको बेच देता है मंडी में जो कि उसके पास वाले टाउन में ही होती है. सिंस majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell produce even when the market is not favorable to them. और सिंस जो है ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनके पास स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम नहीं है, ठीक है. डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ना वो कम नहीं है, और वो दे आर फोर्स्ड, वो फोर्स करे जाते हैं ताकि वो सेल करें जो भी उन्होंने फसलें वगैरह उगाई हैं मार्केट के अंदर. मतलब कि उनके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके पास स्टोरेज
की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम नहीं हैं और वो फोर्स करे जाते हैं कि वो जो उनके क्रॉप्स जो भी उन्होंने उगाए हैं वो उन्हें मार्केट में सेल आउट करे, जबकि वो जो मार्केट का जो रेट है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, मतलब कि उस रेट से उन्हें कोई भी एडवांटेज नहीं मिलती है, फिर भी वो फोर्स करे जाते हैं कि अपने जो है वो उधर बेचे, सेल आउट करे अपने क्रॉप्स वगैरह। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, मतलब कि वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे ना डू नॉट नहीं आएगा, दे हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो ये जो डू नॉट है ना आपकी बुक में वो काट दो, ये यहाँ पे नहीं आएगा डू नॉट, उनके पास है लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, स्टोरेज। In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities। और कुछ सालों में फिर गवर्नमेंट जो है ने कदम लिए, स्टेप्स लिए ताकि वो अच्छी से अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप कर सके, जहाँ पे वो अपने क्रॉप्स वगैरह जो वीट है जो भी है उनका वो रख सके। तो यहाँ पे जो है ना इस डू नॉट को कट कर दो, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है उसकी कमी है, उसकी प्रॉब्लम है उन्हें, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले रही है ताकि वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ को देख सके, कोई प्रॉब्लम ना हो स्टोरेज फैसिलिटीज़ को लेके, क्रॉप्स वगैरह रखने के लिए, अनाज वगैरह रखने के लिए। अ फार्म इन यूएसए पढ़ते हैं। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन यूएसए इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। तो एक एवरेज साइज़ यूएसए का फार्म का जो है बहुत लार्ज है, जितना कि इंडिया के फार्म का है। आर टिपिकल फार्म साइज़ इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टर्स। और इंडिया के और जो यूएसए के अंदर जो फार्म है उसका साइज़ है 250 हेक्टर्स। और आपने इंडिया के अंदर तो पढ़ा ही था कि मुन्ना लाल के पास कितना है, उसके पास 1.5 हेक्टर्स है, और यूएसए में है 250 हेक्टर्स। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। Some of the major crops grown are corn, सोयाबीन, wheat, cotton and sugar beet। और जो है जनरली फार्मर रिसाइड इन द फार्म, और कुछ मेन क्रॉप्स जो वहाँ पर उगाए जाते हैं यूएसए में वो है सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट और कॉर्न। जो हॉरेन अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इज लोअर स्टेट owns about 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड। और जो है एक फार्मर है यूएसए का जो हॉर्ना जो कि मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए में रहता है, लोवा स्टेट में, और उसके पास कितना लैंड है 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड उसके पास। और इंडिया में मुन्ना लाल के पास सिर्फ 1.5 हेक्टर ऑफ लैंड था और उसके पास वहीं 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड है यूएसए के अंदर। He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop। और वो ग्रो करता है अपने फील्ड पे क्या, कॉर्न को, ताकि उसकी जो सॉइल है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो मीट कर सके नीड ऑफ क्रॉप्स को। ठीक है, एडुकेट मतलब उन्हें मिल सके ये नीड्स क्रॉप्स को। एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। और अच्छे से मेजर लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं ताकि कंट्रोल कर सके पेस्ट्स को जो कि डैमेज करते हैं क्रॉप को। इंसेक्ट्स वगैरह जो हो गए ना और केमिकल्स वगैरह वो क्रॉप को डैमेज करते हैं, तो उनके लिए मेजर्स लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेंड्स द soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not। तो वो टाइम से टाइमली जो है अपने जो सॉइल की जो सैंपल है, जो भी उसकी सॉइल जिस पे वो क्रॉप्स वगैरह उगाता है, जो सैंपल है वो देता है टेस्टिंग जो है लेबोरेटरी को, ताकि वो ये देखकर बता सके कि वो जो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रॉप्स उगाने के लिए सही हैं, सफिशिएंट हैं कि नहीं है। The results help Joe Horan to प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। और यही सारे रिज़ल्ट उसको हेल्प करते हैं ताकि वो प्लान कर सके एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ
प्रीक्राइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, और उसका जो कंप्यूटर है वो लिंक्ड है किससे, सैटेलाइट से, जो कि उसको एक पिक्चर दिखाता है उसके सारे लैंड की जिस पे वो अपने क्रॉप्स उगा रहा है, अपने फील्ड की। दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड। और वो हेल्प करता है, ये सब जो वो पिक्चर देखता है ये उसको हेल्प करता है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर सके जहाँ पर भी उसके फील्ड के अंदर ज़रूरत है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, combined harvester एंड थ्रेशर टू रिफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और वो ट्रैक्टर का, सीड ड्रिल्स का, लेवलर का, हार्वेस्टर्स का और थ्रेशर्स का यूज़ करता है, ये सारी मशीन्स का वो यूज़ करता है ताकि वो अपनी अच्छे से एग्रीकल्चर कर सके। Grains are stored in the ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। और जो ग्रेन्स हैं वो स्टोर करे जाते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में और डिस्पैच्ड मार्केट एजेंसीज में। और जो फार्मर है यूएसए के अंदर वो काम करते हैं एक बिजनेसमैन की तरह, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। तो आपने देखा ही है कि वो कितनी सारी मशीन्स यूज़ करते हैं, कितना कुछ यूज़ करते हैं। उनके पास टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ में अपना जो है सॉइल को भेजते हैं उसको चेक करने के लिए कि वो उसके ना जो न्यूट्रिएंट्स है वो इनफ है कि नई मशीन्स को यूज़ करते हैं नई नई। और अपनी उनके पास उनका कंप्यूटर लिंक्ड है सैटेलाइट से ताकि वो देख सके अपने फील्ड को। तो उनके पास कितनी सारी जो है अच्छी चीज़ें, उनके पास कितनी सारी एडवांटेज हैं। और हमारी इंडिया में फार्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो वहाँ पे एक काम करते हैं एक बिजनेसमैन की तरह, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।